Yes, friends, very good morning. Namaste. We started off with partnerships, accounting for partnership firms, fundamentals यानी basic concepts of a partnership business. पिछली क्लास में हमने बात की कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। दूसरी बात हमने की कि जो अकाउंटिंग है वो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की और पार्टनरशिप फर्म्स की मोस्टली सेम है। और वैसे तो अकाउंटिंग मैक्सिमम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक वाली तो सेम ही होती है। जर्नल एंट्रीज में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में। सब्सिडरी बुक्स, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ और एंड ऑफ द ईयर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास 11 में सीखे हैं उनमें है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब जो पार्टनरशिप में सीखना है मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी यहां आपको सीखनी है 5 चीजें। बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको कि ट्रेडिंग और पीएनएल पे हमें अब दिमाग नहीं लगाना है। रीजन बीइंग हमने क्लास 11 में उसको बहुत गहराई से सीखा है। अभी नया अकाउंट जो है ये वाला, इस पे ध्यान देना बेटे। आपको नजर आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस पे दिमाग लगाना है अपने को। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, तो इसका थोड़ा बहुत मतलब तो आपने क्लास 11 में डिस्कस किया हुआ है जब आपको टीचर्स एक चैप्टर पढ़ाते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। थोड़ा सिर खुजाओ, शायद याद आ जाए। डेप्रिसिएशन के साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। फाइनल अकाउंट से भी उसको कनेक्ट किया था क्योंकि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये काम क्लास 11 में करते थे। तो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स चैप्टर में आपको क्या बताया गया था कि जो प्रोविजंस होते हैं दे आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या? प्रोविजंस आर कंपल्सरी टू बी क्रिएटेड, दे आर मैंडेटरी। उनको बनाना आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको मजबूर करते हैं प्रोविजंस बनाने के लिए। मतलब क्या हुआ? अगर आपको डिप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाना है, आपने कोई फिक्स्ड एसेट, मशीन, फर्नीचर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उसका वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर कम होते जाएगा, तो डिप्रिसिएशन तो आपको लगाना पड़ेगा। तो जो डिप्रिसिएशन की बात हम कर रहे हैं वो लगाना नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है तो लगाएं, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा डिप्रिसिएशन लगाएं, कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम डिप्रिसिएशन लगाएं। और अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो इस साल डिप्रिसिएशन नहीं लगाते, जाने दो, डिप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं बनाते। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रॉफिट हो रहा है तो बनाएं, कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम बनाएं, लॉस हो रहा है तो छोड़ दें। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोविजंस आर चार्ज, रिजर्व्स आर अप्रोप्रिएशन। ये एक कॉमन लाइन आपने शिक्षकों से, हम लोगों से बार बार सुनी होगी। प्रोविजंस आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये लिख रहा हूं मैं,
provisions are treated as what? CHARGE, charge, against या on profit, यानी प्रोविजन एक तरह से प्रॉफिट पे बर्डन है, BURDEN, बोझ, जरूरी है आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे प्रोविजन के पहले आपको प्रॉफिट था और बाद में लॉस हो जाए, चॉइस नहीं है आपके पास कि आप प्रोविजन को इग्नोर कर दें। ये फिक्स्ड होते हैं, ये जितने बनाना है उतने ही बनाना है। आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इनके अमाउंट से हो सकता है कि आपको लॉस हो, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रिजर्व्स आर ट्रीटेड एज what? Appropriation of profit। देखिए कितनी भाषा भी देखिए आप, अंग्रेजी की ग्रामर भी देखिए। दे आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, दे आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एलोकेशन, या अपन इसको कह सकते हैं दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर आपको रिजर्व बनाने हैं तो पहले चेक करो प्रॉफिट कितना है, उतना ही मैक्सिमम रिजर्व आप बना पाओगे। प्रोविजन बनाना है तो मत चेक करो प्रॉफिट कितना है, आप तो देखो प्रोविजन कितना बनाना है। अगर प्रॉफिट कम है और प्रोविजन ज़्यादा है तो ज़्यादा बना दो, बाद में लॉस हो जाएगा, कोई हरकत नहीं, मगर प्रोविजंस कंपलसरी है, चार्ज हैं, रिजर्व्स ऑप्शनल हैं। रिजर्व्स में हालांकि वो बात अलग है कि हमने दो टाइप के रिजर्व्स पढ़े थे, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व्स। वो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है उसकी बात करने का, ये मौका अलग चीज़ पढ़ने का है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11 का याद दिलाना चाह रहा था बेटा कि प्रोविजंस और रिजर्व्स जो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स हैं जो हमें लेके जाते हैं चार्ज और अप्रोप्रिएशन की तरफ, और अप्रोप्रिएशन हमें लेके जाता है P&L अप्रोप्रिएशन की तरफ। मतलब अब सीधी सी बात ये हो गई कि जो भी कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं वो कहलाएंगे चार्ज, ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब खर्चा, अप्रोप्रिएशन मतलब पहले देखो प्रॉफिट है, हाँ तो ये खर्चे और कर दो, देखो प्रॉफिट नहीं है तो इन खर्चों को ड्रॉप कर दो। तो ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट के साइज को देख के तय किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोविजंस, सॉरी रिजर्व्स, अप्रोप्रिएशंस। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट के साइज को देख के तय किए जाते हैं वो अप्रोप्रिएशन होते हैं, और ऐसे खर्चे जिनका प्रॉफिट के साइज से कोई लेना देना नहीं है वो चार्ज कहलाते हैं। इसीलिए हमारे P&L अकाउंट में बहुत सी बार नेट लॉस आता है बेटा, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गई। ऐसी पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंडेटरी, जरूरी खर्चे तो करना ही पड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि प्रोविजंस हैं चार्ज और रिजर्व्स हैं अप्रोप्रिएशन। अब हमारे बच्चों को ये समझना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन क्या चीज़ है। तो उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिजनेस एक्सपेंसेस,
दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 उसका क्या होगा, एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैं चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा अपनी बुक्स में, और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैं एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करूंगा अपनी बुक्स में। तो जो चार्ज हैं वो एक तरह से फिक्स्ड होते हैं, इनकी क्वालिटी है। ये कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का दूसरा स्टैंडर्ड अंग्रेजी वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये जितने भी चार्ज होते हैं ना, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो गए, फिक्स हो गए, ये जितने भी चार्ज होते हैं ना, इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज चार्ज, डायरेक्ट चार्ज और इनडायरेक्ट चार्ज। अब क्लास 11 में आपने पढ़ा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related with purchase and production of goods and services. Procurement cost, गुड्स लाने तक का खर्चा डायरेक्ट, और एक बार गुड्स आपकी शॉप में आ गए, रेडी फॉर सेल, उस कंडीशन में पहुंच गए, तो वहां से लगने वाले सारे खर्चे, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो, मार्केटिंग हो, ऑफिस एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, या और किसी भी तरह के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जो चार्ज हैं उनको दो पार्ट में बांट लीजिए, गुड्स लाने तक या बनाने तक का एक, परचेज एंड प्रोडक्शन, और उसके बाद का। आपको बार बार एग्जाम्पल दिया गया होगा क्लास 11 में, 50 बार आपने किया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है वेजेस, इनडायरेक्ट का है सैलरी, वर्कर्स वेजेस, वर्कर्स सैलरी। कैरियज इनवर्ड, माल को या गुड्स को बिजनेस में लाने का भाड़ा, कैरेज इनवर्ड। गुड्स को बिजनेस से बाहर भेजने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड। ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपने पढ़ा है कि इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में बुक करते थे क्लास 11 में, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते थे। तो आप क्या करिए, अपने एक्सपेंसेस में से वो एक्सपेंसेस छांट लीजिए जिनको आप चार्ज या फिक्स्ड एक्सपेंस मानते हैं, जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट हो तो भी करना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं हो तो भी करना पड़ता है। जैसे आपने एक कॉमन एग्जांपल और बताता हूँ, बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 में पढ़ा होगा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसमें आपको बताया गया होगा कि सोर्स में एक होता है बोरोड फंड्स, एक होता है ओनरशिप फंड्स। बोरोड फंड यानी डिबेंचर्स या लोन जिस पे हमको इंटरेस्ट देना रहता है, और ओनरशिप फंड्स में हम हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। जो लोग हमारे शेयर्स में पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर बनते हैं, शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं। तो अब बोरोड फंड पे इंटरेस्ट दे रहे, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे, शेयर्स पे डिविडेंड दे रहे। तो अब इंटरेस्ट क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज, फिक्स, कंपल्सरी, अनअवॉइडेबल। चाहे प्रॉफिट हो देना पड़ेगा, लॉस हो देना पड़ेगा। डिविडेंड ऑन द अदर एंड इज अप्रोप्रिएशन। डिविडेंड शेयर होल्डर को तभी मिलेगा कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सो डिविडेंड इज गिवन और कैन बी गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन कंपल्सरीली। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप इनका अपने दिमाग में रख लीजिए
कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज है, जबकि शेयर होल्डर यानी ओनर को जो हम देते हैं उसकी कैपिटल पे, उसके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न देते हैं वो एप्रोप्रिएशन। यानी सीधी सी बात होगी भैया कि मालिक को जो भी देना है वो एप्रोप्रिएशन है और बाहर वाले को जो भी देना है वो चार्ज। तो यहां पर भी ऐसा ही है, पार्टनर्स हमारी फर्म के मालिक है, पार्टनर्स पे किया जाने वाला खर्चा एप्रोप्रिएशन है, राइट। मतलब क्या है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन कहलाता है। प्रॉफिट हुआ तो ये खर्चे हम करेंगे, एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कौन सा खर्चा है जो हमको हमारे ओनर पे करना पड़ता है, तो आप क्यों लास्ट ईयर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते थे क्या? वैसे आपके पार्टनर्स भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो नॉर्मली हमारे पार्टनर्स को हमें क्या क्या देना होता है? एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन किसको पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अपने पार्टनर को देगी। पार्टनर्स सैलरी, वर्किंग पार्टनर होगा ना कोई आपके, जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे, एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिव होता है, जो काम करता है, जो बिजनेस में मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, आके बिजनेस के काम देखता है, चाहे अकाउंटिंग हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो। तो एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलेगी। एक्टिव पार्टनर को हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमें कमीशन भी देना पड़े, और कभी कभी हमको रिटेन्ड अर्निंग करना पड़ती है। जनरल रिजर्व या अलग अलग टाइप के रिजर्व्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व। मैंने अभी आपको बताया कि रिजर्व्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मुझे कोई प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, राइट बेटा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाएगा चार्ज की गिनती में। रिजर्व कोई भी बनाना है मुझे, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब समझाए जाएंगे आपको आने वाली क्लासेस में। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, ये सब तभी बनाए जा सकते हैं जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है एनीथिंग टू बी डन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं तो ये नहीं। हालांकि इसका एक और वर्जन हम आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? फर्म देगी अपने पार्टनर को। तो यहां पर मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक फर्म के नाम का और एक पार्टनर के नाम का। समझना बेटा बात को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म, फर्म यानी बिजनेस, बिजनेस पे करेगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, पार्टनर के लिए इनकम हुआ। पार्टनर सैलरी फर्म देगी पार्टनर को, पार्टनर के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर के लिए इनकम। पार्टनर्स कमीशन, कमीशन कौन किसको देगा? फर्म देगी अपने पार्टनर को। तो फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर के लिए इनकम। जनरल रिजर्व, आईएफआर, ये सब क्या हैं? ये सब रिटेन्ड अर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। इनको कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर
फ्यूचर रिक्वायरमेंट और रिटेन्ड अर्निंग आपकी बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बेटा। तो अब होगा क्या कि ये जो चार्ज वाला किस्सा है ये तो खत्म हो गया, डायरेक्ट चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट चले जाएंगे पीएनएल अकाउंट में। तो अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, पीएनएल अकाउंट बना लिया, अब आप आ गए पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपको क्या बुक करना है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो आप ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपकी कलम चले, पेन चलाओ और एप्रोप्रिएशन वर्ड लिखो तो टाइम पास मत करना, एप्रोप्रिएशन का सही सेंस में मीनिंग समझना। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट पे आप बुक्स क्लोज करते हो वो बुक्स यहां पर लिखना। जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2022 की बात करें, ये इसका फॉर्मेट हो गया बेटा। देखो ऐसा फॉर्मेट बनेगा, 4 कॉलम होंगे टोटल, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ट्रेडिंग बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका होगा, पीएनएल बन गया, नेट प्रॉफिट निकल चुका होगा। पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आता है वो ये तय करेगा कि इस अकाउंट की जरूरत है कि नहीं। अगर प्रॉफिट है तो ये अकाउंट बनेगा, लॉस है तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन एक आधा कॉम्बिनेशन अपवाद स्वरूप ऐसा है कि लॉस के केस में भी इसको बनाना पड़ता है, वो भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि पीएनएल का नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट पे आप लिखोगे इनकम गेन्स प्रॉफिट्स, डेबिट पे आप लिखोगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फर्म के जो जो भी खर्चे हैं वो सब इधर आएंगे डेबिट पे, और फर्म की जो जो भी इनकम है वो इधर आएगी। जैसे कि नेट प्रॉफिट आया पीएनएल से तो बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट, सपोज 40,000 का नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट से मुझे खर्चा करना है, तो खर्चे मेरे क्या क्या हैं। एक खर्चा मेरा सबसे बड़ा है मेरी पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। सपोज मेरे 2 पार्टनर है ए और बी, ए को 3,000 इंटरेस्ट देना है मुझे, बी को 2,000 देना है। ये सब इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ बेटा मैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं एक सवाल की मदद से हम सीखने वाले हैं। तो 40,000 का प्रॉफिट मैंने कमाया, 5,000 ब्याज में खर्च हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स। फिर ए मेरा वर्किंग पार्टनर है, उसे मुझे सैलरी देना है, मैंने लिखा सैलरी टू ए। सपोज इसकी सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की सैलरी 12,000। पार्टनर्स को सैलरी एनुअली मिलती है, मंथली नहीं मिलती, क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी कि नहीं वो इस पे डिपेंड करता है फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं वो कब पता चलेगा, जब बुक्स क्लोज करोगे एंड ऑफ द ईयर पे। तब तक आपको पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रोक के रखना है, नहीं देना। पार्टनर्स की सैलरी भी रोक के रखना है, नहीं देना। जब प्रॉफिट आ जाए और आपको लगे कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो ही ये खर्चे करने का डिसीजन लेना। राइट, याद रखना मेरी बात। आगे इसका ये वाला टेक्निकल कंसेप्ट भी पढ़ना है कि इन्हीं चीजों को हम चार्ज भी ट्रीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एग्रीमेंट में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अभी नहीं। मेरा एक पार्टनर है जिसको मुझे कमीशन देना है, तो मैं लिखूंगा कमीशन टू बी। सपोज हमने उसको बोला है नेट प्रॉफिट का 10% तुझे कमीशन देंगे, तो भैया नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसी में से सैलरी, आईओसी, कमीशन सब दिया जाएगा। पार्टनर्स के लिए एक चीज और होती है जो फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्म के लिए खुशी की बात है कि एक आधी तो कोई इनकम हुई, नहीं तो खर्चों की देखो लंबी लिस्ट है, कमाई एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो वो बोरोवर बन जाता है, फर्म मनी लेंडर बन जाती है, तो पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट फर्म को। मैंने क्लास 11 में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों पे किया जाता है। ओनर बोरोवर है, फर्म मनी लेंडर है, तो बोरोवर लेंडर को इंटरेस्ट देगा। सपोज मुझे दोनों से 1000 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, तो टोटल इंटरेस्ट 2000 हो गया। अब मेरी टोटल इनकम हो गई बेटा 42,000 यानी 42,000। देखो 40 का नेट प्रॉफिट था, 2000 का आईओडी आया, 42 टोटल हो गया क्रेडिट का। जबकि मेरे डेबिट के टोटल पे 5,000, 12,000 और 4,000 तीन एक्सपेंसेस नजर आ रहे होंगे आपको, जिनका सम आ रहा है 21,000। तो 42,000 में से मैं 21,000 अगर माइनस करूं तो अभी भी मेरे पास 21,000 का बैलेंस बचा है। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये जो भी प्रॉफिट आया है ये मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ, अगर मेरी फर्म कुछ रिटेन अर्निंग करना चाहती है इसमें से, तो वो राइट है पार्टनरशिप फर्म को, अगर डीड में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि कुछ हिस्सा बचा के रखा जाए, तो वो यहाँ और आ जाएगा और फिर ये और कम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो 21,000 मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये मैं बांट दूंगा। किस किस को मिलेगा? ये ए और बी को मिलेगा, दोनों पार्टनर्स को। ट्रांसफर कहाँ होगा? ये यहाँ से टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो ए और बी के बीच में जो भी रेशियो तय हुआ होगा, अगर रेशियो तय नहीं हुआ है तो 50-50 बढ़ जाएगा, और रेशियो तय हुआ है तो रेशियो में बांट देंगे 10-500, 10-500। दोनों तरफ का टोटल 42,000, और हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लगाया? 1:1, अगर रेशियो नहीं मेंशन है तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड साइज का फॉर्मेट है। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होंगे समय के साथ, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे नई नई चीज़ें आएंगी। आप इसका फॉर्मेट याद करिए। क्रेडिट पे दो चीज़ें आएंगी, एक तो नेट प्रॉफिट जो ऊपर से आ रहा है, और दूसरा एकमात्र इनकम है बेचारी फर्म की अपने पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आ जाएगा। खर्चों की लिस्ट में कॉमन है आईओसी, सैलरी, कमीशन और कभी कभार रिजर्व बनाना, और ये फिर आपका बचा हुआ प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि कायदे से अकाउंट नंबर 3 है। पहले और दूसरे ट्रेडिंग पीएनएल है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एक सम की मदद से अगले वीडियो में आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा और इसका कैपिटल अकाउंट भी सिखाऊंगा, और फिर एक क्वेश्चन में आपको पांचों अकाउंट का सिखाऊंगा, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो बेटा ये अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, अपनी किताब में से भी पढ़ो, और मैंने आपको कहा है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि सर ये पढ़ा दो क्लास 11 का या 12 में ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं डेफिनेटली अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें उसको इंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम बेटा, बाय।